बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म किराम, आज का लेक्चर देखेंगे। मैंने आपके सामने जो है लेक्चर प्लान आज का लिख दिया कि भाई आज हमने जो है मज़ीद अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। तो देखिए मेरे मोहतरम तालिब इल्म किराम, जैसे जैसे जो है साइंस तरक्की करती गए, मुख्तलिफ जो है साइंटिस्ट जो अपना रोल प्ले करते गए। इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। इसी तरह जो है इन बेसिक जो डिस्कवरीज वगैरह थी, इसने बता दिया कि भाई ये पार्टिकल्स की सूरत में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के बाद जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, क्लाउड्स की शक्ल में जो है, डॉट्स की शक्ल में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसी तरह जैसे जो है और आगे आगे जो है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को और समझने के लिए भी और साइंटिस्ट ने भी अपना जो है रोल प्ले किया। तो मुख्तलिफ साइंसदान जो हैं मैदान में आए, उन्होंने अपने अपने जो है इल्म के मुताबिक, अपने अपने तहकीक के मुताबिक जो है एटॉमिक मॉडल्स पेश किए ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा जा सके। तो सबसे पहले जो उसमें साइंसदान ने जो वर्कआउट किया, जिसने जो है इस चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश की कि भाई आखिर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसका नाम था जी, ये देखिए जी, रदरफोर्ड। ये साइंसदान का नाम था रदरफोर्ड। इसने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया और अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया 1909 के अंदर कि भाई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। उसने एक्सपेरिमेंट जो है इस तरीके से किया कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो थिन गोल्ड फाइल थी उस पर बम्बार्ड किया, उस पर जो है उसने इसको पास किया। फिर उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कुछ पार्टिकल जो हैं फॉइल में से, गोल्ड फाइल जो थिन गोल्ड फाइल थी उसमें से गुजर गए और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो गए वापस आके मुख्तलिफ एंगल्स में। और फिर जो है जब उसने इस चीज़ को नोट किया तो उसने कुछ जो है अपने पॉइंट्स या पॉस्टुलेट से कहते हैं मफरूज़े जो है उसने पेश किए कि भाई ये शायद इन वजूहात की बिना पर ऐसा हुआ। तो कैसे था, मैं आपको रफ सी जो है एक फिगर बना के बता देता हूँ कि देखें ये जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। अल्फा पार्टिकल्स का जो है सोर्स उसने लिया यहाँ से, अच्छा ये जो है गोल्ड फाइल थी, इस पर जो है इसने हिट किया किसको, अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा कुछ जो है देखिए पास हो, ये देखिए गोल्ड फाइल में से ये कुछ जो हैं बीम्स जो हैं अल्फा पार्टिकल्स की वो पास हो। ये देखिए ये है जी अल्फा पार्टिकल सोर्स। और किस मेटल को उसने लिया था, किस एलिमेंट को उसने लिया था, उसका नाम था रेडियम। इसके थ्रू इसने जो है अल्फा पार्टिकल को जनरेट करवाया था। और साथ ही उसने जो है फिर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी लगाई हुई थी। फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो होती है कि जब भी जो है कोई लाइट जो है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जब लाइट ये एब्जॉर्व करता है तो ये जो कलर शो करता है, उसमें ग्लो से पैदा होता है, एक ना शुआ सी पैदा होती, तो पता चल जाता है कि भाई इस जगह पर पार्टिकल हिट हुए थे। अच्छा ये देखिए पास हो गए और ये कुछ जो है गुजर के यहाँ पर हिट हो गए, ये हिट हो गए। डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स हैं ये। अच्छा और ये जो है ना आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। और ये मैंने आपको जैसे बता दिया था, ये मेटल फाइल आपके पास, मेटल गोल्ड फाइल, मतलब जिस मेटल की है गोल्ड, सही ना, मतलब सोना। तो ये जो एक रफ सी डायग्राम थी कि अल्फा पार्टिकल्स जब जो हैं, ये देखें जैसी जो है इससे स्ट्राइक किया, कुछ पास हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, तो उसने फिर जो है कुछ अपने जो है रिजल्ट शो किए। उस रिजल्ट्स में पहला ये था, रदरफोर्ड ने ये बताया, पहला ये है
कि एटम जो है वो ओवरऑल एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ओवरऑल एटम जो न्यूट्रल है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन से कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। दूसरा पॉइंट उसने ये दिया कि न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल पार्ट होता है एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जाहिर बात है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का चार्ज है ही नहीं, तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस आपके पास पॉजिटिव हुई। अच्छा, अराउंड द न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं। और चौथा पॉइंट ये दिया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, सो एटम एज अ होल कैरीज नो चार्ज। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये उसके जो पॉस्टुलेट थे चार, ये उसे जो पेश किया था। तो कैसे आपको मैं जो है वन बाय वन जो है लिख के बता देता हूँ कि कैसे थे इसके पार्टिकल। ये देखिए रदरफोर्ड के, रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट्स। नंबर वन उसका क्या था कि एटम इज इक्वल टू न्यूट्रल। मैं पॉइंट्स देखता हूँ, न्यूट्रल होते हैं, एटम जो है ओवरऑल न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूक्लियस इज इक्वल टू पॉजिटिव सेंटर, सेंट्रल पार्ट होता है सेंटर। अच्छा, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस करते हैं। ये हो गया। चौथा उसका पॉस्टुलेट था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये थे इसका। अच्छा, ये सिंपल जो मॉडल पेश कर दिए। अच्छा, फिर जैसे जैसे जो है वक्त गुजरता गया और साइंटिस्ट ने भी जो है अपना रोल प्ले किया। ये देखिए हमने जिसका हमने पढ़ लिया। अच्छा, फिर इसी तरह 1913 के अंदर जो है नील बोहर, ये एक साइंटिस्ट थे, हाँ नील बोहर, ये इन्होंने जो है अपना जो है मॉडल पेश किया 1913 के अंदर, 1913 के अंदर। ये जो है एक फिजिस्ट थे और नोबल जो है लॉरेट थे, मतलब नोबल प्राइज इनको मिला हुआ था, डेनमार्क के थे ये। तो ये फिजिक्स के थे, नोबल जो है इनाम याफ्ता थे और डेनमार्क के थे। इन्होंने देखा कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ खामियां मौजूद हैं, तो इन्होंने जो है अपना एक मॉडल पेश किया और उसके जो है फिर इन्होंने क्या किया, उसके भी पॉस्टुलेट्स बताए। उसके भी इन्होंने जो है 6 पॉस्टुलेट्स बताए। पहले उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड ऑर्बिटल के अंदर, एक फिक्स दायरे के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर जो है वो मूव करता है। अच्छा, दूसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने दायरे के अंदर हैं या अपने ऑर्बिट में रहते हैं, ना तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी कोई भी एनर्जी ये ना लूज करते हैं ना उसको गेन करते हैं। तीसरा, उन्होंने ये बताया कि सिर्फ वो ऑर्बिट्स जो हैं अलाउ हैं या वो ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है, h/2π होता है। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr = h/2π। अच्छा, चौथा उसका पॉइंट ये था कि जैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जंप कर जाते हैं अगले ऑर्बिट के अंदर, अगले ऑर्बिट के अंदर वो जंप कर जाते हैं। पांचवा उसका ये था, जब जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो जहां पर वो गेन करके गया होता है, जैसे ही लूज करता है वो दोबारा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर या ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। अच्छा, फिर उसने ये बताया द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यानी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, सब एटॉमिक लेवल पर होती है, और वो जो है E = h × न्यू, ये इसका फार्मूला इसने पेश किया था। H स्टैंड्स फॉर प्लांक्स कांस्टेंट और V न्यू = V। ये आपको मैं लिख के बताता हूँ कि इसने जो कैसे पेश किया था।
तो देखिए ये जो है इन्होंने 6 जो है अपने पॉइंट्स दिए थे, आपको 1 बाय 1 मैं लिख के बता दूं। ये देखिए आपके लिए मैं और क्लेरिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो जाए। ये देखिए जी, ये है जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, पहला जो इसका पॉइंट था वो मैं आपको लिख के बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब एक ऑर्बिट होता है, एक दायरा होता है जिसके अंदर जो वो रिवॉल्व करता है, एक खास जो है पैटर्न के अंदर वो रिवॉल्व करता है, किसके, न्यूक्लियस की इर्द गिर्द। दूसरा पॉइंट ने बताया इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर जब अपने फिक्स ऑर्बिट में होते हैं, कहीं मूव नहीं करते, तो वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए इसका फार्मूला उसने बताया था mvr इज इक्वल टू h/2 और ये जो है पाई का जो है यहाँ पर शो करना मुश्किल है, मैं आपको जो लिख के बता दूँ, ये m है, पाई आप जो है इसको ऐसे लिखते हैं 2, ये देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.1416। अच्छा, तीसरा जो उसने पॉइंट बताया था, चौथा पॉइंट ये बताया था व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इज इक्वल टू व्हेन देखिए इलेक्ट्रॉन तब जो है अगले लेवल पर या अगले ऑर्बिट में जो जंप करेंगे जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। पांचवा ये बताया था इलेक्ट्रॉन comes back to original position कब, when they release, जब एनर्जी रिलीज करते हैं दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। अच्छा, एनर्जी जो है आपके पास क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड। अच्छा, कि एनर्जी जो है इसकी खास पॉसिबल वैल्यू होती है, मतलब क्वांटाइज्ड है, यानी फ्रॉम इनटू इन पार्टिकुलर स्टिक द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और स्टेट सो दैट सर्टेन वेरिएबल्स कैन अज्यूम ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू। यानी क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि देखिए भी हर एनर्जी की वैल्यू नहीं होती, एक खास एनर्जी की वैल्यू होगी तो वो जो है उसके तहत जो है वो मूव कर सकते हैं। और ये क्या बताया था, देखिए एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यानी खास वैल्यू होती है, एंड इज गिवन बाय, ये देखिए इसका फार्मूला जो है ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, E इज इक्वल टू H, ये न्यू, इसका जो है ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो इसको कहते हैं न्यू, इसका जो साउंड है ये होता है आपके पास न्यू।
तो ये जो है इसने बताया था, नील बोहर ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल जो है बताया था कि कैसे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है, प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये आप लिख लें, ये होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो है गॉस मॉडल ने बताया था। अच्छा जी, अब ये चीज़ होगी, ये देखें जी हमारे जो है ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए पॉसिबल। अच्छा, अब देखें साइंटिस्ट ने जो है जैसे जैसे जो है साइंस तरक्की करती है, काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, नई चीज़ें डिस्कवर होती, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बता दिया, उसकी खामियों को हाईलाइट किया बोहर ने। तो बोहर से जो मॉडल पेश किया उसके भी कुछ मेरिट्स थे, यानी उसमें कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ उसमें एडवांटेजेस थे, कुछ लिमिटेशन थी, कुछ उसमें चीज़ें ना मतलब मिसिंग थी, यानी समझ नहीं आ रहा था। अब आए मेरिट्स की बात करते हैं कि मेरिट्स क्या थे उसके जो है मॉडल के अंदर। मैं आपके लिए जो है रीड कर दूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। अच्छा चलिए आज अभी देखें मेरिट्स बारे में। बोहर मॉडल बहुत सक्सेसफुल अप्रोच उसकी बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा उसने जो एक्सप्लेन कर दिया था कि अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है। अच्छा, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी ये थी कि हिज थ्योरी वाज कॉन्फ्लिक्टिंग विद क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसकी थ्योरी उसके बरअक्स थी, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स होते जो मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पर जो है चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई या जो है सॉर्ट आउट कर रही होती है, उसके जो है खिलाफ थी। दस ही स्टार्टेड मॉडर्न मैकेनिक्स, तो उसने जो है एक मॉडर्न एक जदीद मैकेनिक्स का जो है वो या वजूद रखा। दूसरा उसका फ़ायदा ये था, उसने बताया था कि जो बड़े लेवल पर मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़े लेवल पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई नहीं होती, यानी बहुत छोटे सब एटॉमिक लेवल पर जो है वो अप्लाई नहीं होती। तीसरा उसने ये बताया था, ही एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एच एटम सक्सेसफुली। उसने हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी या जिस स्पेक्ट्रा के अंदर या जिस एरिया में मूव करती थी, पर सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन कर दिया था। चौथा उसका सबसे जो अहम रोल ये था इसकी बोहर मॉडल का, वो ये था, ही कैलकुलेटेड रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट सक्सेसफुली। उसने एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का रेडियस और एनर्जी किसी भी ऑर्बिट के अंदर सक्सेसफुली उसने सॉर्ट आउट कर ली थी, यानी उसने अचीव कर ली थी। तो आपको मैं लिख के बता देता हूँ कि देखें जो इसके मेरिट्स थे। नंबर एक, इसने जो है मॉडर्न मैकेनिक्स की बुनियाद रखी, क्लासिकल मैकेनिक्स के बिल्कुल जो है बरक्स से इसकी थ्योरी। नंबर दूसरा कि उसने ये बताया कि माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे डू नॉट अप्लाई ऑन मैक्रो सॉरी मैं यहाँ पर था, मैं मैक्रो पहले था, ये देखिए था, यानी उसने ये बताया था मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो माइक्रो लेवल पर जो है ये अप्लाई नहीं हो सकते। ये देखिए। अच्छा, तीसरा जो उसका पॉइंट था वो उसने ये बताया था कि उसने हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, इस सक्सेसफुली एक्सप्लेन, बड़े अच्छे तरीके से बता दिया था कि भाई मेरा मॉडल जो है
ये कैसे हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई हो सकता है, उसने अप्लाई करके भी दिखा दिया था। चौथा जो उसका अहम पॉइंट था वो ये था, रेडियस प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is successfully calculated। उसने कैलकुलेट करके बता दी थी रेडियस और एनर्जी, ये इसके पॉइंट्स। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज का लेक्चर। हमने जो है ये जो है 3 हमने जो है पॉइंट्स पढ़ लिए। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हाज़िर होऊंगा, जो बाकी पॉइंट्स रहेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।